आज रविवार दिनांक 17 जनवरी 2021 भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस व्याख्यानमाला के 13वें व्याख्यान में मैं मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान, जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है, उन लोगों को साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और सप्रेम जय भीम। आज का व्याख्यान 13वां व्याख्यान है और इस व्याख्यान का विषय है माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में पुनः प्रवेश। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री और मसौदा समिति के सदस्य तथा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हम 3 विषयों पर बात कर रहे हैं। पहला विषय है माननीय डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सभा में पुनः प्रवेश। दूसरा विषय है मंत्रिमंडल की स्थापना हो गई 15 अगस्त 1947 को। उस मंत्रिमंडल, वो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि मंत्री के तौर पर उनका समावेश हो गया। और तीसरा विषय है इसी दरमियान मसौदा समिति स्थापित की गई और मसौदा समिति के अध्यक्ष पद का भी निर्वाचन हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर मसौदा समिति में पहले गए, बाद में मसौदा समिति ने उन्हें अध्यक्ष बनाया। इस सारी प्रक्रिया का हम इस व्याख्यान में अवलोकन करने वाले हैं। इस सारी प्रक्रिया पर हम इस व्याख्यान में वार्ता करने वाले हैं। गत व्याख्यान में हमने देखा कि देश का विभाजन हो गया। देश के विभाजन के बाद 2 स्वतंत्र राष्ट्र की निर्मित हुई, एक भारत राष्ट्र, दूसरा पाकिस्तान निर्माण हुआ। पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, ऐसा विभाजन पाकिस्तान का भी ऐसी निर्मित हुई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बंगाल विधानमंडल से बंगाल के जेसोर और खुलना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जेसोर और खुलना पूर्व पाकिस्तान में चले गया। इसके परिणाम स्वरूप संविधान सभा की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सदस्यता समाप्त हो गई। ये भी हमने देखा कि जो लोग पाकिस्तान में जो भूप्रदेश गया उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन सारे ही लोगों की संविधान सभा की सदस्यता समाप्त हो गई। इसी के चलते डॉक्टर अम्बेडकर जेसोर और खुलना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बंगाल में से। बंगाल का विभाजन होने के पश्चात यह प्रदेश पाकिस्तान जाने की वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भी सदस्यता समाप्त हुई। ये भी हमने देखा कि सदस्यता समाप्ति के पश्चात डॉक्टर अम्बेडकर चिंताग्रस्त हो गए, अम्बेडकरी समाज चिंताग्रस्त हो गया। आगे क्या? बड़ी मुश्किल से कांग्रेस का घोर विरोध होने के बावजूद भी कांग्रेस ने सारे प्रयास करने के पश्चात जब मुंबई विधानमंडल से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में जाने में असफल रहे, तब महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने उन्हें बंगाल से आमंत्रित किया और कांग्रेस का वहाँ पर भी विरोध होने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में प्रवेश कर पाए। इतनी कठिनाई के पश्चात संविधान सभा में प्रवेश करने के बाद जब उनकी सदस्यता समाप्त हो गई तो चिंता, अनिश्चितता, ये सारा वातावरण स्वाभाविक था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ के प्रस्तावना में लिखते हैं कि मैं संविधान सभा में जाना चाहता हूँ, इसलिए जाना चाहता हूँ कि मुझे मेरे लोगों के संविधान में संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रखने हैं। संविधान सभा जो गठित की गई वो भारत का संविधान निर्माण करने के लिए गठित की और उस संविधान में अलग अलग समुदाय के हक, अधिकार, विशेषाधिकार, संवैधानिक आरक्षण और संरक्षण की बात की जाने वाली है। इसी स्थिति में यदि मैं अपने लोगों के हक, विशेषाधिकार, आरक्षण और संरक्षण के लिए यदि मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं पैरवी करूँगा, संविधान सभा से अनुरोध करूँगा, संविधान सभा से आग्रह करूँगा और अपने लोगों के हक, राइट्स,
विशेषाधिकार प्रिविलेजेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मैं सुरक्षित रख पाऊंगा। अभी संविधान सभा के कार्यवाही का शुरुआत ही हो गई थी और शुरुआत में ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का कार्य आरंभ हुआ और 3 जून 1947 को पाकिस्तान के निर्मित की घोषणा हो गई। अभी संविधान की प्राथमिक तैयारी ही शुरू थी, अभी संविधान का ढांचा निर्माण करने का कार्य ही शुरू था, जबकि ये ढांचा निर्माण करने के पश्चात विस्तृत चर्चा होकर अधिकार, विशेषाधिकार, आरक्षण, संरक्षण की निश्चिति की जानी थी। ऐसे स्थिति में विभाजन हो गया और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। विभाजन के पश्चात जिस प्रकार माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी संविधान सभा की सीट के संबंध में चिंतित थे, अनिश्चितता का माहौल था, उसी प्रकार से विभाजन से देश में परिस्थिति बदलने के बाद कांग्रेस भी विचार कर रही थी, कांग्रेस के नेता भी विचार कर रहे थे, क्योंकि विभाजन यह द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर हुआ था। विभाजन होने के पश्चात पाकिस्तान की निर्मित मुस्लिम धर्म के आधार पर हुई थी, परंतु उर्वरित भारत का क्या, बचे हुए भारत राष्ट्र का क्या? कांग्रेस शुरू से ही भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए सोच रही थी, लोकशाही के बारे में, गणतंत्र, लोकतंत्र के बारे में सोच रही थी, धर्मनिरपेक्षता के बारे में सोच रही थी, गणराज्य के बारे में सोच रही थी। इसका प्रतीक है 13 दिसंबर 1946 का पंडित जवाहरलाल नेहरू का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का प्रस्ताव। उसमें वो कहते हैं कि इंडिया विल बी ए सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जब डेमोक्रेटिक है तो स्वाभाविक है कि वह धर्मनिरपेक्ष होना ही चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान निर्माण के बाद भी सारे ही मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, बहुत सारे, बहुसंख्या में मुसलमान भारत में थे। ऐसी स्थिति में मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में भारत में होने के पश्चात भारत हिंदू राष्ट्र बनना संभव नहीं था। कांग्रेस की वह नीति कभी नहीं रही है और इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना जरूरी था और इस दृष्टि से संविधान निर्माण करना था। और इस प्रकार का संविधान निर्माण करने के लिए कुछ एक्सपर्टीज चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, जो बहुत कम लोगों में, उनमें से एक डॉक्टर अंबेडकर थे। इस प्रकार के संविधान के निर्माण के लिए जिस प्रकार का ज्ञान, जिस प्रकार की तज्ञता चाहिए थी, वह भारतीयों में केवल डॉक्टर अंबेडकर में है, ऐसा माना जा रहा था। केवल भारत में नहीं, दुनिया में भी। दुनिया कब से मानने लग गई? 1932 जब गोलमेज परिषद के माध्यम से 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गया, तब उसको भारत का संविधान कहते थे। और उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर ने जो योगदान दिया, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिकॉग्नाइज किया, ब्रिटिशों ने रिकॉग्नाइज किया और दुनिया ने भी रिकॉग्नाइज किया। कांग्रेस ने उस समय उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। परंतु 17 दिसंबर 1946 का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा का पहला भाषण समितियों के माध्यम से संविधान का ढांचा निर्माण करने में, संविधान निर्माण की पूर्व तैयारी करने में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान धीरे धीरे प्रकट तौर पर नहीं व्यक्त नहीं कर पा रही थी कांग्रेस, परंतु कांग्रेस अनुकूल हो रही थी 17 दिसंबर 1946 के पश्चात। और उस अनुकूलता का प्रतीक है कि 23 में से 18 समितियों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सदस्यता, अन्यथा संविधान सभा का अन्य कोई भी सदस्य इतनी समितियों में नहीं था कभी भी। जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे,
राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे। हाँ, इन तीनों में समितियों का अध्यक्ष पद वितरित किया गया था, परंतु इतनी अधिक समितियों में किसी को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। यह संकेत है कि कांग्रेस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के एक्सपर्टीज को, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज को रिकॉग्नाइज कर रही थी और उनके योगदान का महत्व जानती थी। इसलिए उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 18 समितियों में सदस्यता प्रदान की। दूसरी बात, समितियों के रिपोर्ट्स जब संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए, उन रिपोर्ट्स पर चर्चा में भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह बातें सकारात्मक थी। यह डेवलपमेंट जो हो गई, यह सकारात्मक थी। आशा थी कि शायद कांग्रेस इस बात पर सहमत हो जाए, कांग्रेस इस निर्णय पर पहुंचे कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए, क्योंकि संविधान कोई तात्कालिक डॉक्यूमेंट तो है नहीं, चिरंतन डॉक्यूमेंट है जिसका संबंध सीधा भारत की नियति से जुड़ा हुआ है। भारत की इस नियति की बात बाद में हम करेंगे। भारत की नियति से जुड़ा है, भारत के भविष्य से जुड़ा है, नव भारत के निर्माण से जुड़ा हुआ है। और ऐसे नव भारत के निर्माण के लिए, नियति को निर्मित करने के लिए जिनके पास नॉलेज और एक्सपर्टीज है, वो भले ही कांग्रेस के न हो, परंतु उनकी सेवाओं की आवश्यकता कांग्रेस भी महसूस कर रही थी, क्योंकि उस वक्त की कांग्रेस नेता और पक्ष की प्रतिष्ठा को देश की प्रतिष्ठा से बड़ा नहीं मानती थी। नेता दूरदृष्टि के थे और पक्ष को उस दूरदृष्टि के साथ लेकर चलने की उनमें क्षमता थी। अपनी प्रतिष्ठा, अपने पक्ष की प्रतिष्ठा उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी देश की प्रतिष्ठा। और यही बात 17 दिसंबर 1946 के भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी कि हम संविधान नहीं निर्माण कर रहे हैं, केवल हम राष्ट्र के भविष्य का प्रलेख निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्र की भविष्य नियति निर्धारित करने वाला प्रलेख निर्माण कर रहे हैं। और इस प्रलेख के निर्माण में, इस नवराष्ट्र के निर्माण में नेता की प्रतिष्ठा, पक्ष की प्रतिष्ठा बाजू में रखकर देश की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। इस दृष्टि को लेकर हमें विचार करना था। तो यह सारी अनिश्चितता थी और फिर इस अनिश्चितता के चलते एक सकारात्मक भी डेवलपमेंट हो रही थी और इसके चलते कुछ अघटित घटना था, घट गया। बड़ा अनपेक्षित घटना था, वो अनपेक्षित अपेक्षित में बदल गया। किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार की डेवलपमेंट होगी, किसी को भी अपेक्षा नहीं थी और वह डेवलपमेंट आ गया। इस सारी प्रक्रिया के चलते 30 जून 1947 को, बड़ा महत्व का दिन है 30 जून, देश के लिए, कांग्रेस के लिए और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए भी 30 जून 1947 को कांग्रेस के एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेता, उस समय के तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय के मुंबई प्रदेश के प्रधानमंत्री बीजी खेर को पत्र लिखते हैं। उस समय प्रांत में जो मुख्यमंत्री होते थे उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, इसीलिए बीजी खेर उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हें प्रधानमंत्री कहते थे। हम प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, मैं उसको मुख्यमंत्री ही कहूँगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 30 जून 1947 को केवल संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते नहीं, कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता के नाते अपने पार्टी के मुंबई प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने आग्रह किया कि मुंबई विधानमंडल से
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निर्वाचित होकर संविधान सभा में आना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। 30 जून को पत्र लिखा क्योंकि 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा का सत्र आरंभ होने जा रहा था। उसके पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में पुनर्निर्वाचित होकर आए, यह चिंता कांग्रेस पक्ष को थी और उसी के चलते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने पक्ष के मुख्यमंत्री, मुंबई विधानमंडल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उस पत्र का मजमून मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, अंग्रेजी में है, हिंदी अनुवाद भी मैं साथ साथ करूंगा। अपार्ट फ्रॉम एनी अदर कंसिडरेशन वी हैव फाउंड डॉक्टर आम्बेडकर्स वर्क both in Constituent Assembly and the various committees to which he was appointed to be such an order as to require that we should not be deprived of his services। जैसा मैंने आरंभ में कहा कि समितियों के माध्यम से उन्होंने संविधान का ढांचा निर्माण करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजेंद्र प्रसाद अपने पत्र में जो पत्र उन्होंने मुंबई प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा, उस पत्र में कहते हैं कि बाकी सारी बातें बाजू रख दीजिए, उसका विचार करने की जरूरत नहीं, परंतु संविधान सभा ने जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अलग अलग समितियों के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया, उन समितियों में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो योगदान दिया वह बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसीलिए भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की सेवाओं से हम वंचित नहीं रहना चाहते। कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। वी शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सर्विसेज इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में उनकी सेवाओं से हम वंचित नहीं रहना चाहते, क्योंकि बाकी सारी बातें भूल जाइए, वो कांग्रेस के नहीं हैं, उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, ये सारी बातें बाजू रख दीजिए। अभी फिलहाल परिस्थिति बदल गई है, अभी फिलहाल बड़ा परिवर्तन आ गया है देश की राजकीय स्थिति में और इस राजकीय स्थिति में हमें उन तज्ञता की आवश्यकता है, उन ज्ञान की आवश्यकता है जो भावी भारत के संविधान के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 14 जुलाई 1947 के पहले अर्थात संविधान सभा का आगामी सत्र शुरू होने से पहले संविधान सभा में आने चाहिए। हम उनकी सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहते। दिस इज द स्टेटमेंट दैट वी शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सर्विसेज। हम उनकी सेवाओं से वंचित न हो, यह इस समय बड़ा आवश्यक है। आगे लिखते हैं, आई एम एंक्शियस दैट ही शुड अटेंड द नेक्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेंसिंग फ्रॉम 14 जुलाई and it is therefore necessary that he should be elected immediately। 14 जुलाई को आगामी सत्र शुरू होने वाला है और उसके पहले डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित होना अनिवार्य है, इसलिए तुरंत कार्रवाई कीजिए। इसलिए ही शुड बी इलेक्टेड इमीडिएटली। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर अंबेडकर का पुनर्निर्वाचन मुंबई विधानमंडल से होना चाहिए। अनपेक्षित है कि नहीं, अघटित है कि नहीं, ये बड़ा ही अनपेक्षित है। जिस कांग्रेस ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंचना चाहिए इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वही कांग्रेस आज उनके ज्ञान की, उनके विद्वत्ता के, उनके संवैधानिक एक्सपर्टीज की कायल हो गई है। और कांग्रेस के एक बड़े नेता कहते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में
हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सेवाओं से वंचित न हो, इसीलिए 14 जुलाई 1947 से पहले जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर अम्बेडकर को पुनर्निर्वाचित कर संविधान सभा में भेजा जाए। यह होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात। उससे भी एक बड़ी अनपेक्षित बात हो गई। जिन सरदार पटेल ने यह घोषणा की थी कि मैंने संविधान सभा के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी है, रोशनदान भी बंद कर दिए हैं, कि जिसके चलते डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में प्रवेश न कर सके। इतना घोर विरोध डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में उपस्थिति का इतना घोर विरोध करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल 3 जुलाई को 2 पत्र लिखते हैं। काय के लिए पत्र लिखते हैं? डॉक्टर अंबेडकर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुंबई विधानमंडल से संविधान सभा में पुनर्निर्वाचित कर भेजा जाए। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 पत्र लिखते हैं 3 जुलाई को, और पत्र में तो अनुरोध करते हैं, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू के बाद में कांग्रेस के सर्वोच्च नेता कहलाते हैं। वो बाकी कार्यकर्ताओं से अनुरोध भले ही करते हो, उसे आदेश माना जाता है। आदेश देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और एक शब्द जोड़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने पत्र में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अनअपोज निर्वाचित होने चाहिए, अविरोध निर्वाचित होने चाहिए। सिर्फ निर्वाचित नहीं होने चाहिए, उनको अविरोध निर्वाचित कर भेजा जाना चाहिए। यह पत्र कौन लिखते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब लिखते हैं? 3 जुलाई 1947 को लिखते हैं। और 1946 में यही सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, मैंने संविधान सभा के दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान भी बंद कर दिए। मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में प्रवेश कर पाए। किसी की मेहरबानी, पुनर्निर्वाचन के लिए किसी की मेहरबानी कहेंगे हम इसको, जबकि कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता यह मान्य करते हैं कि उन्होंने संविधान सभा के आरंभ के पश्चात संविधान का ढांचा निर्माण करने में जो योगदान दिया उसके चलते उनकी सेवाएं संविधान निर्माण में अनिवार्य हो गई है। बिना उनकी सेवाओं के हम संविधान निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि हम उनकी सेवाओं से वंचित नहीं होना चाहते, और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में पुनर्निर्वाचित कर भेजा जाना चाहिए। इसने कहा होगा इसलिए चुनाव कर भेज दिया, ब्रिटिश शासन ने कहा होगा इसलिए उनको फिर से चुनाव कर भेज दिया। यह सारे मिथक हैं। हम लोगों ने इन बातों को भूल जाना चाहिए, और जो इस प्रकार के मिथक प्रचलित करते हैं उनका प्रतिवाद करना चाहिए, क्योंकि यह मिथक ब्रिटिश के शासन ने उनको वहाँ भेज कांग्रेस को कहा कि उनको संविधान सभा में फिर से ले लिया जाए, या किसी और ने कहा। यह जो कहा जाता है यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विद्वत्ता का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ज्ञान का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की संवैधानिक एक्सपर्टीज का अपमान है। उन्होंने 1930-32 में तो अपने आप को प्रस्तापित किया था, परंतु 9 दिसंबर 1946 से 3 जून या मई के अंत तक संविधान सभा के जितने भी सत्र हुए उनमें योगदान देकर यह प्रस्तापित किया कि मेरी सेवाओं के बगैर
आप भारत का संविधान निर्माण नहीं कर सकते। राजेंद्र प्रसाद जी को कहना पड़ा कि उनकी सेवाओं से हम वंचित नहीं होना चाहते, और यही भावना व्यक्त करते हुए, यही भाव व्यक्त करते हुए जो घोर विरोधी थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल 3 जून को 2 पत्र लिखते हैं। पहला पत्र वो लिखते हैं उस वक्त के मुंबई विधानमंडल के अध्यक्ष मावड़नकर को। उस वक्त के विधानमंडल के अध्यक्ष मावड़नकर को लिखते हैं और लिखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल he requested for an urgent action upon Dr. Ambedkar's election without any contest। मावड़नकर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का विदाउट एनी कॉन्टेस्ट अर्जेंट एक्शन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पुनर्निर्वाचन के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और ये देखा जाए कि वह अनकॉन्टेस्टेड चुनकर आए, अविरोध चुनकर आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, फॉर इन द ओपिनियन ऑफ पटेल का मत था कि ही डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ बीन ए यूजफुल मेंबर इन द कमिटीज। कमेटी में उनकी योगदान को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते। ध्यान रहे, हमने पिछले कुछ व्याख्यानों 2 व्याख्यानों में हमने परामर्शदाता समिति का उल्लेख किया था। परामर्शदाता समिति जितनी भी समितियां बनाई गई थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। उस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति ने 2 उप समितियां बनाई थी। एक समिति थी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी और दूसरी समिति थी माइनॉरिटीज राइट्स सब कमेटी। इन 2 सब कमेटियों में भी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद पटेल और डॉक्टर अंबेडकर सदस्य थे, इन के माध्यम से जो योगदान दिया उसको रिकॉग्नाइज करते हुए पटेल कहते हैं ही हैज़ बीन अ यूजफुल मेंबर इन द कमिटीज। और इसीलिए मैं दोहराता हूँ कि for an urgent action upon Dr. Ambedkar's election without contest। किसको लिखते हैं? उस समय के मुंबई विधानमंडल के सभापति कहिए, अध्यक्ष कहिए। उसी दिन सरदार पटेल दूसरा पत्र सदोबा पाटिल को लिखते हैं। सदोबा कानोबा पाटिल मुंबई प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता थे, उस समय के बड़े नेता थे सदोबा कानोबा पाटिल। मराठी में उनको S.K. पाटिल कहा जाता था, सदोबा पाटिल करके उनको कोई नहीं जानता। मराठी में उसको S.K. पाटिल कहा जाता था। उस समय के कांग्रेस के प्रमुख थे, प्रांत के स्तर पर मुंबई प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख थे सदोबा पाटिल। उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखते हैं। पत्र का मजमून इस प्रकार से, Patel directed the congressmen to ensure that Dr. Ambedkar is elected unopposed। केवल मावड़नकर जी को लिखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने मुंबई प्रदेश के सारे ही कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहा कि प्लीज सी दैट डॉक्टर अंबेडकर इज इलेक्टेड फ्रॉम मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल अनअपोज्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो लिखते हैं कि टू एंश्योर, ये निश्चित कीजिए, इसकी निश्चित ही कीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर विदाउट एनी कॉन्टेस्ट, अनकॉन्टेस्टेड संविधान सभा में निर्वाचित होकर आना चाहिए एंड रिटर्न टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय 14 जुलाई या उसके पहले डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पुनर्निर्वाचित होकर पहुंचे और वह भी अनकॉन्टेस्टेड। और विरोध यह सारे ही कांग्रेसमैनों ने देखना चाहिए, कांग्रेस के सारे लोगों की यह जिम्मेदारी होगी। कितना मत परिवर्तन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता का कितना मत परिवर्तन।
क्या किसी के लिए आसान था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से पत्र लिखवाते? किसी के लिए आसान था कि उनका कहना मानकर सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रकार के पत्र लिखते? मुझे यह संभव नहीं लगता। मैं सरदार पटेल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, अपने पक्ष की प्रतिष्ठा बाजू रखकर देश की प्रतिष्ठा का विचार किया, देश के भवितव्य का विचार किया, देश की नियति का विचार किया और रियलाइज किया, महसूस किया कि देश के प्रतिष्ठा के लिए, देश के भवितव्य के लिए जो संविधान हम निर्माण करने जा रहे हैं, उसके निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर जैसे संविधान के ज्ञाता, डॉक्टर अंबेडकर जैसे संविधान के विद्वान, डॉक्टर अंबेडकर जैसे संविधान के एक्सपर्ट की सेवाओं की ज़रूरत है। और इसीलिए वह अपने पार्टी को आदेश देते हैं, अपने पार्टी के प्रमुख को आदेश देते हैं और विधानमंडल के अध्यक्ष को आदेश देती हैं कि देखिए डॉक्टर अंबेडकर चुन कर आए। यही नहीं रुकते, वह कहते हैं कि अनअपोज चुन कर आए। उस समय की परिप्रेक्ष्य में नेहरू के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के दो बड़े नेता थे। पत्र की, दोनों ने लिखे हुए पत्रों की भाषा स्पष्ट करती हैं, भाषा संकेत देती हैं, भाषा यह बताना चाहती है कि कांग्रेस को संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर अंबेडकर की सेवाएं अनिवार्य लगती हैं। इसीलिए एक कहते हैं राजेंद्र प्रसाद कि हम उनकी सेवाओं से वंचित नहीं होना चाहते, दूसरे कहते हैं कि उनको अविरोध निर्वाचित करके भेजो। यह सम्मान है, यह सम्मान है डॉक्टर अंबेडकर का नहीं, यह सम्मान है उनके ज्ञान का, यह सम्मान है उनकी विद्वत्ता का, यह सम्मान है उनके एक्सपर्टीज का और यह सम्मान है उस नियत का जो देश के प्रति निष्ठावान है, उस नियत का जो देश के प्रति समर्पित है। इसीलिए कांग्रेस का समितियों में बहुमत होते हुए भी माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देश का ख्याल कर अपना योगदान दिया। नहीं तो मुझे क्या लेना देना है, विरोधी पक्ष के क्यों मैं बात मानूं, विरोधी पक्ष से क्यों सहयोग दूं? ऐसी संकुचित मानसिकता डॉक्टर अंबेडकर में नहीं थी, कभी भी नहीं रही है। विशाल मानसिकता का परिचय देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जो योगदान दिया उसका फल था कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पुनर्निर्वाचित हुए इन पत्रों के परिणाम स्वरूप। परंतु यह इतना आसान भी नहीं था, यह इतना आसान भी नहीं था। कुछ डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अध्ययन के बाद यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग ऐसे भी थे स्वयं संविधान सभा में जाना चाहते थे मुंबई विधानमंडल से। सहज नहीं है ना, क्योंकि संविधान सभा में जाना, उस समय संविधान सभा का सदस्य उस समय होना, यह सबसे अधिक प्रतिष्ठा की बात थी, सबसे अधिक प्रतिष्ठा। कुछ लोग थे, एक सदस्य ने किसी और सदस्य का नाम सजेस्ट कर दिया, परंतु मावड़नकर जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पत्र लिखा वो स्वयं संविधान सभा में जाने के लिए उत्सुक थे, वो स्वयं संविधान सभा में जाना चाहते थे। उनको मालूम था कि मैं जा सकता हूं क्योंकि कांग्रेस का बहुमत है, कांग्रेस को ही चुनकर भेजना है ना विधानमंडल से, और कांग्रेस का कोई भी सदस्य यदि खड़ा रहता है मुंबई विधानमंडल से तो वो चुनकर जा सकता है, मैं भी जा सकता हूं, वह इच्छुक थे। अपने प्रयास, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पत्र प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको आ गया गुस्सा और उन्होंने झिड़क कर कहा फॉलो द लाइन, दो ही शब्द कहे, फॉलो द लाइन।
पक्ष की नीति का अवलंब कीजिए, अन्यथा परिणाम, वो लिखा नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बोला नहीं, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। दो ही शब्द के, फॉलो द लाइन। पक्ष की लाइन ये है, पक्ष ने ये निर्णय लिया है कि डॉक्टर अंबेडकर अविरोध चुन कर आएंगे। आप अपने प्रयास बंद कीजिए और लाइन फॉलो कीजिए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मुंबई विधानमंडल से क्यों कांग्रेस क्यों आग्रही थी? मुंबई विधानमंडल से, मुंबई विधानमंडल से इसलिए भी आग्रही थी, हमने जब पहला हमने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर का जब भाषण देखा, तब बैरिस्टर जयकर का नाम आया। यह बैरिस्टर जयकर वो व्यक्ति हैं जो गोलमेज परिषद में थी। यह बैरिस्टर जयकर वह व्यक्ति है जो पुनः करार हो इसके लिए प्रयास करने वालों में प्रमुख थे। ये बैरिस्टर जयकर वो व्यक्ति है जिनकी पुनः करार पर सिग्नेचर है, हिंदुओं की ओर से पुनः करार। वो बैरिस्टर जयकर कांग्रेस के नहीं थे, परंतु कांग्रेस के सीट पर मुंबई विधानमंडल से चुन कर आए थे, पुनः का प्रतिनिधित्व करते थे। जब उन्होंने प्रस्ताव रखा, नेहरू के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के प्रस्ताव के विरुद्ध प्रस्ताव रखा, तो कांग्रेसियों को अच्छा नहीं लगा। जयकर अपने भाषण में कहते हैं कि कई कांग्रेसी मेरे पास आए और मुझे कहा कि आप तो कांग्रेस के टिकट पर चुन कर आए हो और नेहरू जी के प्रस्ताव पर संशोधन रख रहे हो विरोध करने के लिए। तो मैंने, और जयकर कहते हैं कि मैं कांग्रेस के टिकट पर चुन कर आया हूं, परंतु कांग्रेस की ही बात कहना चाहिए, ये तो मैंने आश्वासन नहीं दिया था आपको, मैं तो देश के हित की बात कर रहा हूं भाई, आपको बुरा लगे भला लगे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपने मुझे चुन कर भेजा, आपकी मेहरबानी, आपका आभारी हूं, परंतु मैं आपकी बात ही करना चाहिए, यह बंधन मुझ पर मत रखिए। और बाद में ऐसी डेवलपमेंट हुई कि नेहरू और जयकर, कांग्रेस और जयकर में एक विवाद प्रस्तुत हुआ, एक दरी निर्माण होते चले गई, एक दुरावा निर्माण होते चले गया और अंत में बैरिस्टर जयकर को लगा कि मेरे अब यहाँ कोई उपयोगिता नहीं है, मैं अब किसी के काम का नहीं रहा हूँ, बेहतर है कि मैंने त्यागपत्र देना चाहिए। तो बैरिस्टर जयकर ने संविधान सभा से अपने स्थान का त्यागपत्र दिया, अपनी सदस्यता का त्यागपत्र दिया, इसीलिए मुंबई विधानमंडल से उनका स्थान रिक्त हो गया था और उस रिक्त स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर का मुंबई विधानमंडल से निर्वाचन हो, इस प्रकार का कांग्रेस की सोच थी, इस प्रकार से कांग्रेस ने सोचा था, इस प्रकार से कांग्रेस ने सोचा था। और फिर और भी बात, एस.के. पाटिल के पत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे की सूचना देते हैं, क्योंकि एस.के. पाटिल उस समय महाराष्ट्र प्रदेश नहीं कहूँगा मैं, उस समय मुंबई प्रदेश अलग था और महाराष्ट्र प्रदेश अलग था। तो उनको सूचना देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर्स नॉमिनेशन हैज बीन सेंट टू पीएम, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, मतलब बीजी खेर, मतलब मुख्यमंत्री को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का नॉमिनेशन पत्र भेज दिया गया है, नामांकन पत्र भेज दिया गया है। फिर से लिखते हैं, आई होप देयर वुड बी नो कॉन्टेस्ट, मैं आशा करता हूं कि स्पर्धा नहीं होगी, चुनाव अविरोध होगा, देयर विल बी नो कॉन्टेस्ट एंड ही वुड रिटर्न अनअपोज। फिर से लिखते हैं, कितनी चिंता थी, प्रतिष्ठा का सवाल था, कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई थी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भी इस माध्यम से और अधिक प्रतिष्ठित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अनअपोज आना चाहिए, सो दैट ही कुड कम हियर ऑन और बिफोर 14 जुलाई, 14 जुलाई से पहले वह संविधान सभा में आना चाहिए, इसलिए यह सारा प्रयास। और 11 जुलाई 1947 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपना नामांकन पत्र, नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कर दिया। 12 जुलाई 1947 को
वह मुंबई विधानमंडल से संविधान सभा के लिए पुनर्निर्वाचित हुए और 14 जुलाई 1947 को उन्होंने फिर से संविधान सभा के सदस्यता की शपथ ग्रहण की। 13 जुलाई को क्यों नहीं, 14 को क्यों? इसलिए 14 को कि 14 को ही संविधान सभा का सत्र शुरू हुआ था और 14 को सत्र शुरू होने से पहले होने की वजह से उन्होंने 14 जुलाई को फिर से सदस्यता की शपथ ली। यह है संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का पुनर्प्रवेश। इसको हम कहेंगे पुनर्प्रवेश। आइए अब दूसरे विषय की तरफ चलते हैं। इसके पहले टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय 6 जुलाई 1947 के टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस सारे घटनाक्रम पर एक प्रतिक्रिया देते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं कि मुंबई विधानमंडल से माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अविरोध संविधान सभा पर पुनर्निर्वाचित करने में कांग्रेस ने शून्यता का परिचय दिया है। विजडम बहुमत था, किसी को भी चुनकर भेज सकते थे, परंतु डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर निर्वाचित करने का निर्णय कांग्रेस ने लेकर और अविरोध निर्वाचन का निर्णय, यह शून्यता का परिचय है। सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर पहले बंगाल से निर्वाचित हुए थे। वह चाहते तो रिपोर्ट्स कहती हैं डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो फिर से पश्चिम बंगाल से खड़े हो सकते थे और शायद पश्चिम बंगाल से चुनकर आने की संभावना भी थी, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है। इस टाइम्स ऑफ इंडिया का जो यह प्रतिक्रिया है, यह प्रतिक्रिया माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के खैर मोड़े के चरित्र खंड में भी है, मैंने पढ़ी हुई है, परंतु मैंने यह दूसरे सोर्स से लिया हुआ है। परंतु इस प्रकार से, परंतु मुंबई प्रांत उनका होम प्रोविंस था, भाई उनका कार्यक्षेत्र रहा है मुंबई प्रांत, और मुंबई प्रांत से जाना उनके लिए भी गर्व की बात होती थी। तो इसीलिए मुंबई प्रांत से उनका संविधान सभा में पहुंचना सबके लिए, डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि इसके चलते उनको पुनर्निर्वाचित कर कांग्रेस ने उनकी ज्ञान का सम्मान किया, उनकी विद्वत्ता का सम्मान किया, उनके एक्सपर्टीज का सम्मान किया। कांग्रेस ने ऑफर दी, ये कांग्रेस का बड़प्पन है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उस ऑफर को स्वीकार किया, यह डॉक्टर अम्बेडकर का बड़प्पन है। दोनों ने ही अपने मतभेद, पक्ष के मतभेद, अपनी प्रतिष्ठा बाजू रखकर दोनों ने एक सम्मानजनक पहल की और इसीलिए कांग्रेस और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ही अभिनंदन के पात्र हैं। मैं इस प्रसंग में कांग्रेस का भी अभिनंदन करता हूं ऑफर देने के लिए, और अंबेडकर का भी अनुरोध, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकृत किया और इससे यह प्रस्तापित हो गया, आगे मसौदा समिति आने वाली है, प्रस्तापित हो गया कि संविधान के निर्माण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। प्रस्तापित हो गया ना, जब राजेंद्र प्रसाद कहते हैं वी डोंट वांट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सर्विसेज, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल बार बार आग्रह करते कि अनअपोज आना चाहिए और अपने पक्ष के बड़े नेता को कहते फॉलो द लाइन, ये सारा इंडिकेट करता है कि उनकी बड़ी अहम भूमिका रहने वाली थी। और इस प्रकार से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित थे। टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं चूकता, टाइम्स ऑफ इंडिया और एक बात कहता है, यही शून्यता यदि कांग्रेस ने 1946 में पहले चुनाव के समय बताई होती तो कांग्रेस के लिए वो बड़े गर्व की बात होती। कांग्रेस कह सकती थी
कि विरोधी होने के बावजूद भी हम उनके ज्ञान एक्सपर्टीज को रिकॉग्नाइज करते हुए संविधान सभा में प्रवेश के लिए हम उनकी सहायता कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए अधिक अभिमान की, अधिक गर्व की बात होती, गौरव की बात होती, परंतु कांग्रेस ने वह अवसर खो दिया। वह अवसर खो दिया। आपकी जानकारी के लिए आज भी लोग कोसते हैं कि उस समय क्यों नहीं दिया भाई कांग्रेस ने, बाद में क्यों दिया। जरूरत हो तो आप बुला लेते हो, और जरूरत नहीं थी तो आपने तो विरोध किया। आज भी कांग्रेस को कोसने वाले लोग हैं, परंतु टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। आपने अपनी गलती का एहसास कर लिया है और आपकी गलती आपने सुधार ली है, इसके लिए आप भी अभिनंदन के पात्र हो, आपका भी अभिनंदन किया जाना चाहिए। और एक प्रतिक्रिया ऐसी भी है, क्या एक भाषण, किसी व्यक्ति का एक भाषण उस व्यक्ति के जीवन को ऐसा मोड़ दे सकता है कि वो राष्ट्र निर्माताओं की पंक्ति में जा बैठे? क्या एक भाषण देश के इतिहास में, राष्ट्र निर्माण के इतिहास में ऐसा मोड़ दे सकता है कि उस एक भाषण से राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया ही दिशा ही बदल जाए? डॉक्टर अंबेडकर का 17 दिसंबर 1946 का भाषण, यह ऐसा भाषण है कि जिसने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सारे पॉलिटिकल करियर को बदल कर रख दिया, संविधान निर्माता के रूप में उनको स्थापित कर दिया।